वहीं दूसरी तरफ आकेश अंकल और बाकी सब वीर को देखकर इतने ज्यादा शॉक थे कि शॉक के मारे उन सब की बोलती बंद हो चुकी थी। उनके लिए तो ये विश्वास करना भी मुश्किल हो गया था कि वीर अभी भी एक इंसान ही है। वहां पर करीब 1 दर्जन म्यूटेंट एलियंस मौजूद थे, लेकिन वो सारे के सारे मिलकर भी वीर के कदमों को रोकने में नाकामयाब साबित हो चुके थे। वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट भी काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा दोनों ही थी। अनएक्सपेक्टेडली वो चाहकर भी वीर का पीछा नहीं कर पा रही थी और इसीलिए न चाहते हुए भी उसे वीर को एक के बाद एक म्यूटेंट एलियंस को मारकर आगे बढ़ते हुए देखना पड़ रहा था। और बस देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में वीर फाइनली म्यूटेंट एलियंस का ब्लॉकेज तोड़ देता है और उस देवता के बड़े से स्टैचू के कंधे पर जाकर खड़ा हो जाता है। जबकि वो एरिस्टोक्रेट स्पिरिट चाहकर भी वीर का पीछा करते हुए उसे पकड़ नहीं पाई थी। और यही वजह थी कि इस समय वो वीर को अपनी आंखों में बिना किसी एक्सप्रेशंस के देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी की नजरों के सामने वीर उस स्टैचू के कंधे पर खड़ा होकर फाइनली उस देवता के माथे से वो स्पिरिट स्टोन बाहर निकाल लेता है। ये सब इतना कुछ जल्दी हुआ था कि एरिस्टोक्रेट स्पिरिट और वीर के गैंग मेंबर्स को रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। और जब तक उन्हें सब कुछ समझ आया तब तक वीर ऑलरेडी उस देवता के माथे से स्पिरिट स्टोन को निकाल चुका था। इस तरफ जब वीर के हाथ में स्पिरिट स्टोन आता है तब अचानक से ही वीर को अपने हाथ की हथेली में एक अजीब सी फोर्स महसूस होती है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट स्टोन तुरंत ही रोशन हो जाता है। और फिर आइस एरिस्टोक्रेट स्नो चार्मर आपको अपनी पूरी वफादारी और निष्ठा देती है और आपका सर्वेंट होने की उम्मीद करती है। अगले ही पल वो एलिगेंट से दिखने वाली फीमेल स्पिरिट अचानक से अपना सर झुकाती है और वीर के सामने झुक जाती है। उस स्पिरिट को अपने सामने झुका हुआ देखकर वीर उस देवता के स्टैचू के माथे से निकाला हुआ स्पिरिट स्टोन उस स्पिरिट के सिर के ऊपर लगा देता है। वीर के ऐसा करते ही अचानक से ही वो स्टोन और ज्यादा ब्राइट हो जाता है, जिसकी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने ऑलमोस्ट हर किसी की आंखों को चौंधिया दिया था। और जब वो रोशनी वहां से गायब होती है तब सब देखते हैं कि वो स्टोन और वो स्नो चार्मर दोनों ही वहां से जा चुके थे। स्पिरिट ने वफादारी की कसम खाई है। वहां मौजूद सभी लोग शौक और हैरानी से अपनी आंखें खोले सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। बहुत देर के बाद उन सभी को रियलाइज होता है कि वहां पर हुआ क्या, और जैसे ही उन सभी को ये रियलाइज होता है वो सभी हैरान और शॉक हो जाते हैं। केवल भगवान ही जानते थे कि एक स्पिरिट से सपोर्ट और वफादारी की कसम खिलवाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे वायलेंस के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता था। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लक पर ही डिपेंड करता है। इस तरफ जब वीर अपनी पावर स्क्रीन के थ्रू अपने मन में देखता है और उसे एक स्पिरिट स्टोन जो देखने में बहुत सारे मिस्टीरियस पैटर्न्स के साथ एक बर्फ के टुकड़े जैसा अपने मन में तैरता हुआ नजर आता है। और उस स्पिरिट स्टोन के बीचों बीच में 2 अजीब शब्द स्नो चार्मर इम्प्रिंटेड थे। भले ही वीर को वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से वीर को पता था कि उन शब्दों का क्या मतलब है। एक गहरी सांस लेने के बाद वीर उस स्पिरिट को बुलाता है और अचानक से ही वीर के मन में से वो स्टोन उड़ता हुआ बाहर आता है और एक लड़की के फिगर में बदल जाता है। स्नो चार्मर, इन सभी म्यूटेंट एलियंस को मार गिराओ। वीर मन ही मन सोचता है और वीर के इतना सोचते ही स्नो चार्मर अपना बर्फ का भाला उठाती है और उन म्यूटेंट एलियंस की तरफ बढ़ने लगती है। शुरुआत में तो स्पिरिट शेल्टर के अंदर के सभी एलियंस स्नो चार्मर के ऑर्डर को बिना डरे और पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना काबू खो दिया तो अचानक से ही वो सब भीड़ में बदल गए और तुरंत ही अपने आसपास का कोऑपरेशन भी खो देते हैं। हालांकि वो सब तादाद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब वो एलियंस उन लोगों के लिए कहीं से भी खतरा नहीं रह गए थे जैसे वो सब कुछ मिनट पहले तक थे। दूसरी तरफ स्नो चार्मर अपना भाला उठाती है और म्यूटेंट एलियंस के ग्रुप के बीचों बीच घुस जाती है। पहले तो उसकी फिटनेस ही किसी भी नॉर्मल म्यूटेंट एलियन से कहीं ज़्यादा बेहतर थी, और अब अपनी कमाल की इंटेलिजेंस और भाला चलाने के स्किल्स के साथ वो स्नो चार्मर म्यूटेंट एलियंस के बीच में भागते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और बहुत जल्द वो स्नो वुल्फ का भी काम तमाम कर देती है। स्नो चार्मर ने एक म्यूटेंट एलियन स्नो के दांतों वाला वुल्फ मारा है। उसने स्नो के दांतों वाले वुल्फ की डेविल सोल हासिल की है। क्या आप उस डेविल सोल को विथड्रॉ करना चाहते हैं?
जैसे ही वो स्नो चामा उस बर्फ के दांत वाले वुल्फ को जान से मारती है, तुरंत ही वीर की पावर स्क्रीन पर ये शब्द नजर आने लगते हैं, विथड्रॉ। अपनी पावर स्क्रीन पर यह शब्द देखकर वीर बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। मुराद ग्रह पर आने से पहले ही वीर ने डॉक्टर खुराना और पोलर नाइट से स्पिरिट को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। और बाकी लोगों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जब भी एक इंसान को स्पिरिट की वफादारी हासिल होती है, तब फिर चाहे वो स्पिरिट किसी भी समय या कहीं पर भी किसी भी एलियन को मारती है, तो उस एलियन से हासिल हुई डेविल सोल वो इंसान कभी भी उस स्पिरिट से विथड्रॉ कर सकता है। ठीक इसी तरह से वो इंसान भी अपनी डेविल सोल्स को स्पिरिट को ट्रांसफ़र कर सकता है। स्पिरिट्स वैसे तो लॉयल सबऑर्डिनेट्स होती हैं, लेकिन इंसानों को अपनी वफादारी और सपोर्ट देने के बाद स्पिरिट्स अपने अपने स्पिरिट स्टोन्स के साथ कंबाइन हो जाती हैं और इसी के साथ वो अनगिनत बार मर कर जिंदा होने की अपनी काबिलियत भी खो देती हैं। एक बार सर्वेंट बनने के बाद अगर कोई उन्हें जान से मारता है तो फिर वो स्पिरिट सचमुच मर ही जाती है और फिर कभी जिंदा नहीं होती। और जब स्पिरिट्स मर जाती हैं तब उनके पास जितनी भी डेविल सोल्स होती हैं वो भी उनके साथ ही साथ गायब हो जाती हैं। और यही वजह थी कि एक इंसान को एक स्पिरिट को अपना डेविल सोल देते समय बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। हालांकि स्पिरिट्स के साथ बहुत सी लिमिटेशंस थीं, लेकिन फिर भी उनकी इंटेलिजेंस, उनकी स्किल्स और जजमेंट बनाने की उनकी काबिलियत की वजह से स्पिरिट्स ऑर्डिनरी डेविल सोल से कहीं ज़्यादा बेहतर होती हैं। खास करके स्पिरिट्स के पास डेविल सोल्स इस्तेमाल करने की काबिलियत होती है, जिसका मतलब ये है कि उन्हें ह्यूमन पार्टनर्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि डेविल सोल्स का इस्तेमाल टूल्स की तरह ज़्यादा किया जाता है। विथड्रॉल सक्सेसफुल रहा। आपको बर्फ के दांतों वाले वुल्फ की डेविल सोल हासिल हुई है और बहुत ही जल्द वीर की पावर स्क्रीन पर उसे ये शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं और फिर उसकी पावर स्क्रीन पर एक नई डेविल सोल नजर आने लगती है। वैसे वीर का तो दिल था कि वो अभी इसी वक्त अपनी इस नई नवेली डेविल सोल को चेक करे, लेकिन फिलहाल के लिए वीर के पास अपनी अभी अभी हासिल हुई इस नई नवेली डेविल सोल को चेक करने का समय नहीं था, क्योंकि फिलहाल वीर को उस हॉल के अंदर मौजूद म्यूटेंट एलियंस का खात्मा करना था। और यही वजह थी कि फिलहाल के लिए वीर अपनी पावर स्क्रीन पर नजर आ रही डेविल सोल की इंफॉर्मेशन को बंद कर देता है और स्नो चामर के साथ म्यूटेंट एलियंस का शिकार करना कंटिन्यू रखता है। स्नो चामर के पास कमाल की भाला चलाने की स्किल्स थीं। वीर ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कैसे स्नो चामर ने उस टेंटिकल्स वाले सीक्रेट ब्लड मॉन्स्टर तक को घायल कर दिया था। हालांकि उस समय बहुत से म्यूटेंट एलियंस ने उसकी मदद की थी, लेकिन फिर भी उस सीक्रेट ब्लड टेंटिकल्स वाले मॉन्स्टर का जो हाल स्नो चामर ने किया था, उसके लिए बहुत ही कमाल की भाला चलाने की स्किल्स की ज़रूरत थी। किसी टॉर्नेडो की तरह अपना भाला उठाते हुए स्नो चार्मर की पतली दुबली बॉडी के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्ट्रेंथ थी। और फिर इसी तरह से देखते ही देखते स्नो चार्मर ने एक स्नो बेयर का भी शिकार कर लिया था। स्नो चार्मर ने म्यूटेंट एलियन स्नो पोलर बेयर को मार गिराया। स्नो चार्मर को कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आना शुरू हो जाते हैं। हॉल के बाहर के एलियंस इस समय पूरी तरह बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थे। या तो वो सब इधर उधर भाग गए थे या फिर अब वो बस अपने आप को डिफेंड कर पा रहे थे, लेकिन अब वो सब एलियंस पहले की तरह खतरनाक नहीं रह गए थे। एक्साइटमेंट में सभी एलियंस को मारते और स्पिरिट शेल्टर से बाहर भागते हुए गॉडेस गैंग के सभी मेंबर्स समय समय पर पीछे पलटकर स्नो चामर को भी पूरे एडमिरेशन के साथ देख रहे थे, जो इस समय युद्ध की देवी की तरह लग रही थी। वो एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट थी, इतनी एलिगेंट और इतनी गॉर्जियस और तो और इतनी कमाल की फाइटर भी। ऐसे स्पिरिट को देखने के बाद वो कौन सा आदमी होगा जिसे वीर से जलन नहीं होगी। कुछ देर बाद तो वीर को अपनी उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि जिन म्यूटेंट एलियंस को वहां से बचकर भागने का मौका नहीं मिल पाया था, उन्हें स्नो चामर ने अपने कमाल की भाले की स्किल्स का इस्तेमाल करके ठिकाने लगा दिया था। उन म्यूटेंट एलियन से लड़ते समय वो स्नो चामर इतनी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी कि उसे लड़ते हुए देखना अपने आप में ही एक कमाल की साइट थी। और रही बात वीर की, तो उसकी खुशी का तो इस समय ठिकाना ही नहीं था। अगर एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट अभी से ही इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर कहीं उसे एक रॉयल स्पिरिट हासिल हो गई
तो फिर तो वीर के लिए सिचुएशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि एक रॉयल स्पिरिट की क्वालिटीज़ एक सेक्रेड ब्लड एलियन से मिलती जुलती है। इसीलिए वीर को इस बात का भी डाउट था कि यहाँ मोराग ग्रह में कहीं ना कहीं एक और तरह की भी स्पिरिट होगी जिसकी क्वालिटीज़ सुपर एलियन से मिलती जुलती होगी। पर खैर, चाहे जो हो, फिलहाल के लिए तो वीर इसी बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था कि उसे स्नो चार्मर हासिल हो गई है। एटलीस्ट इससे ये बात तो साबित हो ही गई थी कि उसकी सुपर बॉडी किंग स्पिरिट वाकई में काम कर रही है और बस उसे नाम के लिए नहीं दी गई है। चाहे दूसरे लोगों को किसी स्पिरिट की लॉयल्टी हासिल हो या ना हो, ये बात पूरी तरह से उनके लक पर डिपेंड करती है और उसका चांस काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जब तक वीर के पास स्पिरिट स्टोन है, उसे विश्वास था कि वो गारंटी के साथ एक स्पिरिट का सपोर्ट हासिल कर सकता है, जो कि सुपर से भी ऊपर की बात है। इनफैक्ट वीर को तो अभी से ही फ्यूचर नज़र आने लगा था, जहाँ पर वो हर तरह के स्पिरिट्स का एक ट्रूप फॉर्म करके मोराग ग्रह पर राज कर रहा है, और जहाँ उसके रास्ते में आने वाले, फिर चाहे वो इंसान हो या एलियन, हर कोई अपनी जान से जा रहा है। कोई भी उसे कभी भी चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। टाइटन ग्रह पर वीर के साथ शुरुआत में जो कुछ भी हुआ था, उसे वो यहाँ मोराग ग्रह में नहीं होने देगा, और यही वजह थी कि शुरुआत में ही वीर ने यहाँ पर अपनी एक पहचान बना ली थी। गॉडेस गैंग, एरिस्टोक्रेट स्पिरिट और एलियंस के बीच की लड़ाई 1 घंटे से बस कुछ देर ज्यादा ही चली थी, और लड़ाई के अंत में बहुत से एलियंस भागकर स्पिरिट शेल्टर से बाहर चले गए थे और बहुत से एलियंस इंसानों के हाथों मारे गए थे। स्नो चार्मर ने भी अकेले 4 म्यूटेंट एलियंस को मार गिराया था और खुद वीर ने 2 म्यूटेंट एलियंस मारे थे। हालांकि बात और थी कि बर्फ के दांतों वाले स्नो वुल्फ के अलावा वीर को और कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई थी। 100 से भी ज्यादा प्राइमरी एलियंस मारे गए थे। शेल्टर के अंदर हर जगह बस एलियंस की ही डेड बॉडीज नजर आ रही थीं। एलियंस का यह हाल देखकर गॉडेस गैंग का हर एक मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। हमने हमने एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लिया। रियांश देशमुख और बाकी कम उम्र के लोगों के लिए तो अभी भी इस बात पर विश्वास करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सब अभी भी कोई सपना ही देख रहे हैं। हाँ, हमने कर दिखाया। बहुत से लोग तो इतने ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे कि खुशी के मारे चिल्लाते और ऊपर नीचे कूदते हुए वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सच पूछो तो जो लोग वीर को फॉलो करते हुए यहाँ स्पिरिट शेल्टर में आए थे, उन सब ने तो ऑलमोस्ट मरने से पहले की अपनी आखिरी इच्छा तक सोच ली थी, और जब वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए थे तब तो वो सब ऑलमोस्ट डेस्परेट ही हो गए थे और उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि अब तो उन सभी की मौत तय है। लेकिन किसे पता था कि उनकी कहानी की एंडिंग इस तरह की इतनी कमाल की होगी कि अंत में वो स्पिरिट शेल्टर को ही हासिल कर लेंगे। ज़्यादातर लोग बस थोड़े से ही जख्मी हुए थे, लेकिन कोई भी इंसान मरा नहीं था। उन्होंने बस ऐसे ही बिना ज़्यादा खुद का नुकसान कराए स्पिरिट शेल्टर पर अपना कब्जा जमा लिया था, जो कि एक्चुअल में किसी तरह के मिरेकल से कम नहीं था। और जिस इंसान ने इस चमत्कार को कर दिखाया था, बिना किसी शक के वो लड़का वीर था, जिसने दर्जनों म्यूटेंट एलियंस और एक स्पिरिट के ब्लॉकेज को तोड़ते हुए स्पिरिट स्टोन को हासिल कर लिया था। वैसे दोस्त, क्या तुम मुझे इस स्पिरिट को बेचना चाहोगे? तुम इसकी जो भी कीमत चाहो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम बस कीमत बोलो। अपनी आंखों में चमक के साथ रचित झा ध्यान से स्नो चार्मर को देखते हुए वीर से पूछता है। किसी भी कीमत पर नहीं। रचित झा के ऑफर को वीर ने बिना सोचे समझे ही रिजेक्ट कर दिया। ऑफ कोर्स, स्नो चार्मर जैसी कमाल की स्पिरिट को वीर अपने लिए ही रखना चाहेगा, भले ही वो स्पिरिट कोई इंसान नहीं है और इसीलिए वो ना तो वीर की गर्लफ्रेंड बन सकती है और ना ही और कुछ। लेकिन फिर भी जब भी वो स्पिरिट एक लॉयल सर्वेंट की तरह उसे ड्रिंक या कुछ और भी ऑफर करेगी तो वीर को उसी में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसके अलावा इस पॉइंट पर स्नो चार्मर वीर के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी, और यही वजह थी कि वीर अपनी स्पिरिट को किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था। तो मुझे जो सेंट हॉल का एस क्लास लाइसेंस दे रहे हो, क्यों ना मैं उसे गिव अप कर दूं और ट्रेडिंग क्लाउड के बदले तुम मुझे इस स्पिरिट को ट्रेड कर दो।
रचित झा भी उस स्पिरिट को जाने नहीं देना चाहता था और इसीलिए वो एक बार फिर से जोर देकर वीर से पूछता है, नहीं, और अब कोई नया ऑफर देने की जरूरत नहीं है। ना का मतलब ना होता है, समझ गए? रचित झा का ऑफर ठुकराने से पहले वीर को दोबारा सोचना भी नहीं पड़ा। वीर के पास इस समय सेंट हॉल के बहुत से एस क्लास लाइसेंसेस थे, इसीलिए वीर को उन एस क्लास लाइसेंसेस का कोई भी लालच नहीं था। जबकि इस समय वीर को स्नो चामर जैसे स्पिरिट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और यही वजह थी कि वीर ने रचित झा के ऑफर को सीधे सीधे ठुकरा दिया था। और वीर को अपना ऑफर रिजेक्ट करता हुआ देखकर रचित झा का चेहरा उतर गया था। दूसरी तरफ सक्षम छाबरा के हाथ में मौजूद उनकी ब्रॉडस्वॉर्ड तलवार से अभी भी एलियंस का खून टपक रहा था। अपने चेहरे पर कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस के साथ वीर को देखते हुए सक्षम छाबरा खुद इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि इस समय वो एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं। खुशी, जोश, आत्मविश्वास, सेटिस्फैक्शन और न जाने कितने सारे इमोशंस वो इस समय एक साथ महसूस कर रहे थे। 20 सालों में ये पहली बार हुआ था जब सक्षम छाबरा इतना ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे थे और ये फीलिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। इधर माही की आंखें भी इस समय स्नो चामर पर टिकी हुई थीं। सच पूछो तो कहीं ना कहीं उसे वीर से बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। आफ्टर ऑल हमेशा की तरह वीर की किस्मत इस बार भी इतनी कमाल की जो निकली थी। माही को याद है कि टाइटन ग्रह पर भी भले ही वीर की शुरुआत कैसी भी रही हो, लेकिन बाद में उसकी किस्मत और उसकी मेहनत, इन दोनों ही की वजह से वीर आज शूरवीर बना था। और यहाँ मोराग ग्रह पर भी तो ये पहला स्पिरिट शेल्टर था जो वीर और गॉडेस गैंग ने हासिल किया था और पहली ही बार में वीर को एक एरिस्टोक्रेट स्पिरिट की लॉयल्टी हासिल हो गई थी। अब ऐसे में जाहिर है कि चाहे माही वीर की तरफ कितनी ही ज्यादा लॉयल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वीर से जलन तो होगी ही। पता नहीं ऐसी क्या खास बात है इस इंसान में, पर कुछ तो बहुत खास है जो हर बार ये एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देता है। वहाँ टाइटन ग्रह पर भी और अब यहाँ मोराग ग्रह पर भी। अब तो मुझे भी इस बात पर विश्वास होने लगा है कि वीर वाकई में इंस्ट्रक्टर रहेजा का ही वंशज है, वरना इसने जो किया है वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्ट्रक्टर रहेजा ने ना तो कभी शादी की थी और ना ही उनके कोई बच्चे हुए थे। बच्चे होना तो छोड़ो, उन्होंने तो किसी को अडॉप्ट तक नहीं किया था। फिर वीर उनका वंशज किस तरह से हो सकता है? ये कौन सी पहेली है जो इतनी ज्यादा उलझी हुई है? ये कैसा राज है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है? वीर को ध्यान से देखते हुए माही मन ही मन सोचती है, लेकिन चाहकर भी इस समय माही के पास अपने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। हालांकि ये बात और थी कि माही ये नहीं जानती थी कि वो अकेली नहीं है जो इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। वीर भी एक लंबे समय से इन सवालों के जवाब की तलाश में है, लेकिन जैसे माही के पास अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं हैं, वैसे ही अभी तक वीर को भी अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। ना जाने अतीत के ऐसे कितने ही राज हैं जो अभी भी खुलने बाकी हैं और जिन्हें जानने के लिए वीर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फिर चाहे वो रचित झा को गॉडेस गैंग में शामिल करना हो या मनचंदानीस को अपने आप को इंस्ट्रक्टर रहेजा का वंशज समझने देना हो। और वीर जानता था कि ऐसे ही किसी तरीके से उसे इंस्ट्रक्टर रहेजा के वंशज होने और अपने डैड की मौत के पीछे का राज पता चलेगा। और रही बात आकेश अंकल की, तो माही और सक्षम छाबरा की तरह वो भी इस समय अपनी आंखें से कोड़े वीर को एकटक देख रहे थे। हालांकि ये बात और थी कि कोई भी नहीं जानता था कि इस समय वो क्या सोच रहे हैं या उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पर हाँ, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, जो कहीं से भी उनके दिल का हाल नहीं दे रहे थे। अब क्योंकि वीर ने जितना सोचा था स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने में उससे भी कम एफर्ट लगा था, इसलिए वीर जीरो को एक्शन में लाया ही नहीं था। इसके अलावा फिलहाल के लिए वीर को जीरो की असली स्ट्रेंथ को भी सबके सामने एक्सपोज करने की कोई जल्दी भी नहीं थी। आफ्टर ऑल जीरो देखने में जो इतनी कम उम्र की लगती थी और ये फैक्ट कि जीरो ऑलरेडी मोराग ग्रह में है, यही सबके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। तो ऐसे में अगर जीरो अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ सबके सामने दिखा देती तो ये उसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होगा। और इसीलिए यही वजह थी कि फिलहाल के लिए जीरो के लिए कंजर्वेटिव ही रहना सेफ था। खैर अब जो भी हो, लेकिन इस बार
स्पिरिट शेल्टर पर अटैक करने पर गॉडेस गैंग को काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ था। यानी 6 म्यूटेंट एलियंस और 100 से भी ज़्यादा प्राइमरी एलियंस उन सब के हाथ आए थे। लेकिन वीर इनमें से कुछ भी किसी को भी नहीं बेचना चाहता था, बल्कि उसने ये सारा कुछ उन लोगों में बांटना सही समझा जो वीर पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले आए थे। आफ्टर ऑल उन सभी ने बस वीर के कहने पर ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, और यही वजह थी कि वो सब इस तरह का इनाम मिलने के पूरे हकदार थे। और रही बात खुद वीर की, तो खुद के लिए वीर ने एक म्यूटेंट एलियन रखा हुआ था। एविल ब्लड गिद्ध के लेग पीस के साथ वीर के पास अब खुद के लिए 2 से 3 महीने तक का अच्छा खासा खाना हो गया था। और फिर आपने एविल ब्लड गिद्ध का मीट खाया है, आपने एक सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल किया है। एविल ब्लड गिद्ध के बारबेक्यूड मीट को कुछ दिनों तक खाने के बाद इवेंचुअली वीर ने एक सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर ही लिया था। लेकिन सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल करने का ये प्रोसेस इतना ज़्यादा स्लो था कि वीर ने बाकी का सारे एविल ब्लड गिद्ध का मीट आर्च एंगल को दे दिया था, क्योंकि धीरे धीरे एक ही चीज़ खाते खाते वीर का भी मन अब ऊब चुका था। कुछ ही समय में स्पिरिट शेल्टर में हर चीज़ को हैंडल करने के बाद वीर शेल्टर के परे ट्रैवल करने निकल जाता है, ये जानने की इच्छा से कि उस माउंटेन के दूसरी तरफ कोई इंसान मौजूद है या नहीं। हालांकि ये बात और थी कि कई सारे माउंटेन्स को चढ़ने के बाद और मीलों तक चलने के बाद वीर को सिवाय ग्लेशियर्स और स्नोफील्ड के कुछ और नज़र ही नहीं आया। दूर दूर तक वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। पर हाँ, दूर से ही वीर को ग्लेशियर्स में जाता हुआ एटलीस्ट 300 फीट लंबा सा एक सांप जरूर नजर आया था, और बस उसे देखते ही वीर तुरंत ही पीछे पलटकर वापस चला जाता है। हालांकि वापस जाते समय रास्ते में ही वीर को बहुत से एलियंस नजर आते हैं, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वीर उन एलियंस या किसी भी अजीब सी जगह के आसपास जाने की हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि अगर कहीं वीर का सामना किसी स्ट्रॉन्ग सीक्रेट ब्लड एलियन से हो जाता है, तब वीर खुद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो उस लड़ाई को जीत भी पाएगा या नहीं। फिर सुपर एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। अरे तुमने सुना क्या? वीर और गॉडेस गैंग के बाकी सब मेंबर्स ने मिलकर एरिस्टोक्रेट स्पिरिट शेल्टर हासिल कर लिया। क्या क्या कह रहे हो? क्या ये वाकई में सच है? अरे ऑफ कोर्स ये सब सच है। एक इंसान ऑलरेडी वहां पर जा चुका है, और उसी इंसान ने बताया था कि गॉडेस गैंग के लोगों ने ऑलरेडी वहां पर रहना शुरू कर दिया है, और गेट पर गॉडेस गैंग नाम भी लिख दिया है। डैम इट! अरे वो बस 20 ही लोग तो थे, और बस 20 लोगों ने मिलकर पूरे के पूरे एरिस्टोक्रेट शेल्टर पर अपना कब्जा जमा लिया। ये जरूर ही कोई फेक खबर होगी। वो लोग इसे अचीव कर भी कैसे सकते हैं, पता नहीं। लेकिन इतना जरूर पता है कि अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें मरते दम तक पछतावा रहने वाला है। अब क्या मतलब तुम्हारा? कैसा पछतावा? अरे पहले गॉडेस गैंग में कितने सारे मेंबर्स हुआ करते थे, और अंत में जब वीर ने कहा कि वो सब स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने क्विट कर दिया। अब जब वीर और गॉडेस गैंग ने स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लिया है, और तो और स्पिरिट की लॉयल्टी भी हासिल कर ली है, तो इस समय गॉडेस गैंग के हर करंट मेंबर के पास अपना खुद का एक कमरा होगा, और वो सब के सब वहां पर सारी जिंदगी फ्री में रह सकेंगे। और इसके अलावा उन सबको एलियंस के मीट के भी बहुत बड़े बड़े हिस्से दिए गए हैं। अब बताओ, क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि जिन लोगों ने गॉडेस गैंग छोड़ दिया है उन्हें अब पछतावा हो रहा होगा? हाँ यार, ये तो है, पछतावा तो हो रहा होगा और बुरा भी लग रहा होगा। लेकिन वीर को तो अभी भी लोगों को रिक्रूट करने की जरूरत पड़ेगी। आफ्टर ऑल गॉडेस गैंग में इस समय कुल 20 ही लोग तो मौजूद हैं, इसलिए उन लोगों के लिए पूरे के पूरे शेल्टर को बस अपने लिए रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो लोग डेफिनेटली और बंदे रिक्रूट करेंगे ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। याद नहीं है स्पिरिट शेल्टर की तरफ जाने से पहले वीर ने क्या कहा था? जो लोग ऑलरेडी गॉडेस गैंग को छोड़कर जा चुके हैं, उन्हें वो दोबारा गॉडेस गैंग में शामिल नहीं करेगा, फिर चाहे वो कोई भी हो और वो किसी भी इंसान की सिफारिश लेकर क्यों ना आया हो।
वीर किसी की भी बात नहीं सुनेगा, यहां तक कि माही और आकेश अंकल की भी नहीं। हाँ, ये तो उसने कहा था। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जिस तरह से ये चीजें कर रहा है उससे तो बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे? अरे वीर को किसी को भी ऑफेंड करने का क्या डर होगा? उसे तो डरने की जरूरत भी नहीं है। आफ्टर ऑल स्टार ग्रुप के सभी लोग उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और वैसे भी सच पूछो तो वीर जैसे इंसान को किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही अपने लिए काफी है। उसने कहा था कि वो स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लेगा और उसने हासिल कर लिया। अब ऐसे बैकग्राउंड और काबिलियत के साथ उसे किसी से भी डरने की क्या जरूरत? मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि जिन भी लोगों ने उस समय गॉडेस गैंग को छोड़ा था वो सब के सब इस समय बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे। अब अगर वो लोग गॉडेस गैंग को वापस से ज्वाइन भी करना चाहेंगे तो पहले तो वीर इसके लिए मानेगा ही नहीं। और चलो अब अगर एक वक्त के लिए मान भी ले कि वीर मान गया, तब उन्हें उसे एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन फी भी देनी होगी। और अगर उन्हें उस शेल्टर में कमरा चाहिए होगा तो उसके लिए तो उन्हें अच्छा खासा रेंट पे करना होगा। तो इन शॉर्ट वो सारी चीज़ें जो वो सब फ्री में एंजॉय कर सकते थे, उन सभी के लिए अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी बहुत ज़्यादा। किसी ने क्या सच ही कहा कि फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, एरिस्टोक्रेट शेल्टर पर अटैक करना था तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की। जिन लोगों ने गॉडेस गैंग छोड़ दिया था, अगर उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उस समय उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा था, है ना? किस तरह से कोई रिस्क था? वीर और बाकी के जो लोग उस स्पिरिट शेल्टर को हासिल करने के लिए गए थे, क्या उनके लिए कोई रिस्क नहीं था? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि वीर कोई सुपरमैन स्पाइडरमैन है क्या? इंसान ही तो है ना वो भी। वो अपने साथ बस 20 लोगों को ही स्पिरिट शेल्टर लेकर गया था और उनमें से कोई भी मरा नहीं। ज्यादा से ज्यादा उन सभी को बस छोटी मोटी चोटें आई होंगी, और क्या। जब वीर ने उन लोगों को कुछ नहीं होने दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि वो इन लोगों को कुछ होने देता? किस तरह का रिस्क था वहां पे? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, ये वीर है तो बहुत ही ज्यादा जीनियस, लेकिन आखिर इसने ये किया तो किया कैसे? एक फ्रेश इवॉल्वर जो बस कुछ महीने पहले ही यहाँ मोराग्रह पर आया है, उसने इतनी ज्यादा आसानी से बस 20 लोगों के साथ ही एरिस्टोक्रेट शेल्टर को हासिल कर लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। और नहीं तो क्या, कमाल तो वो है ही। अगर वो इतना ज्यादा कमाल का नहीं होता तो फिर आकेश अंकल जैसा इंसान उसके हर एक ऑर्डर को क्यों मानता? ये कोई आम इंसान नहीं है, इसमें कुछ तो खास बात है। ये खबर के वीर ने स्पिरिट शेल्टर को हासिल कर लिया है जंगल में लगी आग की तरह बहुत जल्द सब तरफ फैल गई थी। इनफैक्ट बहुत से लोग तो शेल्टर में भी गए थे। लेकिन अगर वो लोग शेल्टर में प्रोटेक्टेड रहना चाहते थे या कोई कमरा रेंट पर लेना चाहते थे तो उसके लिए उन्हें अच्छी खासी कीमत चुकानी होती थी, जो कि एक्चुअल में गॉडेस गैंग की इनकम का साधन था। जाहिर सी बात थी कि ज्यादातर पैसे वीर की जेब में ही जाते थे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो वीर इस शेल्टर को हासिल करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होता। शेल्टर के गेट्स बंद होने के बाद एक म्यूटेंट एलियन तक के लिए उस गेट के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, फिर इंसान की तो बात ही छोड़ दो। ऑफ कोर्स शेल्टर के अंदर रहना बाहर रहने से कहीं ज्यादा सेफ था। इसके अलावा उस शेल्टर के अंदर ट्रेड पर्पस के लिए भी जगह थी। साथ ही साथ हर एक कमरे में एक टेलीपोर्ट डिवाइस भी था, और यही वजह थी कि सभी मर्चेंट्स और अमीर लोग बहुत ही आसानी से इसकी कीमत चुका सकते थे। वीर ने खुद भी कुछ कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। वो जगह बहुत ही कम पॉपुलेटेड थी और अभी तक उस जगह पर वीर ने बस 300 से 400 लोगों को ही देखा था। लेकिन इसके बावजूद बस रेंट्स और प्रोटेक्शन फी को कलेक्ट करते हुए ही वीर के लिए करोड़ों कमाना बहुत ही ज्यादा आसान था। और अगर ऐसे में वीर कोई बिजनेस करने लग जाता है तो फिर तो वो और भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए वीर इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था और ना ही वो अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद करना चाहता था। और यही वजह थी कि वीर ने यह जिम्मेदारी माही को सौंपी थी कि माही अपने हिसाब से हर चीज को हैंडल कर ले। वाकई में अपनी खुद की गैंग होने का फायदा ही फायदा था। अब वीर को अलग अलग तरह के ऑर्डिनरी और प्राइमरी एलियंस को हासिल करने के लिए खुद उनसे लड़ने की जरूरत नहीं थी। ये काम उसके गैंग मेंबर्स उसके लिए पूरा कर देते थे। तभी तो एविल ब्लड गिद्ध के मीट को आर्च एंगल को देने के बाद भी वीर को अपने खाने की कोई टेंशन नहीं थी। वीर ने अपने खाने के लिए उसके गैंग मेंबर्स द्वारा लाए गए बस कुछ छोटे ऑर्डिनरी और प्राइमरी एलियंस ही पिक किए थे।
जिनसे हर दिन वीर को बहुत से ऑर्डिनरी और प्राइमरी जीन पॉइंट्स हासिल होते थे और जिसने वीर को उस एविल ब्लड गिद्ध के पैर से भी कहीं ज्यादा तेज प्रोग्रेस दी थी। अब पहले मैं अपने ऑर्डिनरी और प्राइमरी जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार करूंगा, उसके बाद मेरी फिटनेस में जो प्रोग्रेस होगी वो काफी ज्यादा कमाल की होगी, वीर मन ही मन सोचता है। और फिर इसी तरह दिन बिताते हुए कुछ समय के लिए वीर किसी भी तरह के एडवेंचर के लिए नहीं गया था। वीर के लिए अब बस डफने से मुराग्रह और मुराग्रह से डफने, यही क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। मुराग्रह पर भी वीर बस हर दिन ऑर्डिनरी और प्राइमरी मीट खाने के लिए ही जाता था ताकि वो उनसे कुछ जीन पॉइंट्स हासिल कर सके और बाकी का सारा समय वीर बस डफने में बुक्स पढ़ने में बिताता था। फाइनली जब डफने अपनी मंजिल पर पहुंची थी, उस समय तक वीर ने ऑलरेडी 84 ऑर्डिनरी जीन पॉइंट्स, 35 प्राइमरी जीन पॉइंट्स और एक सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल कर लिया था। और तो और वीर की बेसिक फिटनेस भी ऑलरेडी 80 प्लस पर पहुंच चुकी थी। हर तरह के असिस्टेंस के साथ वीर भले ही कुछ समय के लिए सही पर 90 प्लस अचीव कर सकता था। और इस समय तक डफने ऑलरेडी क्रिस्टलाइजर रूइन पर पहुंच चुकी थी। पहले तो वीर को लगा था कि सो कॉल्ड क्रिस्टलाइजर रूइन कोई एंशियंट सिटी या बेस होगा, लेकिन जब वीर ने एक्चुअल में एक असली क्रिस्टलाइजर रूइन देखा तब वीर को रियलाइज हुआ कि ऐसा सोचना उसकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। अपने सामने बड़ा सा प्लैनेट देखते हुए जो देखने में किसी कमाल के डायमंड के जैसा लग रहा था, उसे देखकर वीर कितना ज़्यादा शॉक्ड हुआ था कि वो खुद ही अपने शौक को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था। पृथ्वी ग्रह से करीब 10 गुना बड़े इस प्लैनेट पर ही वो क्रिस्टलाइजर रूइन था जिसे वो सब एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। हर तरह के क्रिस्टलाइजर आर्किटेक्चर्स उस प्लैनेट पर जगह जगह फैले हुए थे। इंसानों के आर्किटेक्ट से कहीं ज्यादा अलग रंगीन क्रिस्टलाइजर आर्किटेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरे प्लैनेट को कवर करके रखा था। उन्हें केवल एक नज़र देखकर ही इंसान सरप्राइज्ड हुए बगैर रह नहीं पाता है। अभी वीर क्रिस्टलाइजर रूइन के ग्लैमर और ग्रैंड्योर को देखकर सरप्राइज्ड हो ही रहा था कि तभी अचानक से वीर को अपने चेस्ट में से एक हीट सी आती हुई महसूस होती है। शॉक्ड फील करता हुआ वीर जल्दी से अपना हाथ अपने कपड़ों के अंदर डालता है और अपना 9 लाइफ कैट का पेंडेंट पकड़ता है। और तभी अचानक से वीर को रियलाइज होता है जैसे कि वीर ने अपना 9 लाइफ कैट पेंडेंट नहीं बल्कि कोई उबलता हुआ अंडा पकड़ लिया हो। वीर के 9 लाइफ कैट के पेंडेंट से बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही थी और वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके 9 लाइफ कैट के पेंडेंट में अचानक से ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है या क्यों वो पेंडेंट अचानक से ही इतना अजीब बिहेव कर रहा है। लेकिन एक बात तो वीर बिना किसी शक के कह सकता था कि उसके 9 लाइफ कैट पेंडेंट में से चेंजेस 100% क्रिस्टलाइजर रूइन से रिलेटेड थे, क्योंकि जितना वीर क्रिस्टलाइजर रूइन के करीब पहुंच रहा था उतना ही ज्यादा वीर का वो पेंडेंट और ज्यादा से ज्यादा गर्म होता जा रहा था। लेकिन चाहकर भी वीर को 9 लाइफ कैट और क्रिस्टलाइजर रूइन के बीच का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था। और जब तक वीर उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हुआ तब तक उसका पेंडेंट ऑलमोस्ट जलना शुरू हो चुका था। इस तरफ डफने क्रिस्टलाइजर रूइन पर लैंड हो चुका था और लैंड होते ही उसने उस प्लैनेट का कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन और एनालिसिस कर लिया था। बाकी के क्रिस्टलाइजर रूइंस के जैसा ही उस क्रिस्टलाइजर रूइन में भी ह्यूमन इक्विपमेंट के थ्रू केवल उस प्लैनेट का बस सरफेस ही स्कैन किया जा सकता था। क्रिस्टलाइजर आर्किटेक्चर्स की इनर स्पेस से लोग अभी भी अनजान थे। हालांकि हवा और पानी का एनालिसिस यही दिखा रहा था कि वो प्लैनेट पूरी तरह से नॉर्मल है और ह्यूमन स्टैंडर्ड्स के रहने के अकॉर्डिंग है। बाकी के बचे क्रिस्टलाइजर रूइंस भी ज़्यादातर सेम ही थे और यही वजह थी कि इस वाले क्रिस्टलाइजर रूइन के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं था। कुछ प्रिपरेशन करने के बाद एक्सपर्ट पैनल, वॉर मशीन डिपार्टमेंट, एक्सप्लोजन डिपार्टमेंट और मरीन्स सभी अपने अपने इक्विपमेंट्स उठाते हैं और अपने एक्सप्लोरेशन की शुरुआत करते हुए डफने स्पेसशिप को छोड़कर उससे बाहर निकल जाते हैं। जब उनका काम शुरू हुआ था तब एक बार फिर से सभी का मुराग या दूसरे प्लैनेट्स पर जाना बैन हो गया था। अब क्योंकि कुक हाउस को फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वीर हर दिन काफ़ी ज़्यादा बोर फील करता था। लेकिन क्योंकि उस डफने स्पेसशिप के बहुत से लोग ऑलरेडी
प्लैनेट पर लैंड हो चुके थे, इसीलिए वीर और रूही काफी ज्यादा बार एक दूसरे से सीक्रेटली मिल पाते थे। एकांश बत्रा भी एक्सपर्ट पैनल के साथ फील्ड पर गए थे और यही वजह थी कि डफने में रहने की जिम्मेदारी रूही की थी। हालांकि ये बात और थी कि सिवाय एकांश बत्रा और एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट को रिसीव करने के रूही के पास और कोई काम नहीं था। कितना बड़ा प्लैनेट है और हमारे पास बस इतने ही लोग हैं। अगर हम एक के बाद एक आर्किटेक्चर को देखते रहते हैं तो ये सारा काम खत्म करने में हमें कितना समय लग जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसे हम 100 साल में भी खत्म कर पाएंगे। रूही के ऑफिस में फील्ड रिकॉर्डिंग्स देखते हुए वीर इस समय काफी ज्यादा अपसेट फील कर रहा था। उसे डर था कि अगर ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहा तो शायद उसे अपनी पूरी सर्विस भर यहीं पर ही रहना होगा। तुम पागल हो गया? भला कौन इतना बड़ा पागल होगा कि एक के बाद एक आर्किटेक्चर डिस्कवर करेगा? इस तरह से तो हमारे पास जितने लोग हैं उस हिसाब से तो बस 1% काम खत्म करने में ही करीब 500 से 1000 साल लग जाएंगे। वीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए रूही उससे कहती है और कुछ टाइम के लिए पॉज लेती है। क्रिस्टलाइजर्स के पास अलग अलग तरह की रैंक्स होती हैं और उनका हर आर्किटेक्चर एक सर्टेन रूल फॉलो करता है। अगर हमें एक एंट्रेंस मिल जाता है तब हम उनके खजाने को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो हैं उनके क्रिस्टल्स। कुछ पलों का पॉज लेने के बाद रूही वीर को बताना कंटिन्यू रखती है। ये तो सुनने में काफी ज्यादा आसान लग रहा है। रूही की बातों पर गौर करता हुआ वीर उससे कहता है और वीर की बात सुनकर रूही एक गहरी सांस लेती है। नहीं वीर, ये जितना ज्यादा आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि डिवाइस आर्किटेक्चर्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्कैन नहीं कर सकता है। इसलिए हम चाहें न चाहें लेकिन सही एंट्रेंस ढूंढने के लिए हमें क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। वीर की बात सुनकर रूही कुछ सीरियस आवाज में वीर से कहती है और रूही की बात को सुनकर वीर अपना सर हिलाता है। तो क्या हम उसे ब्लास्ट नहीं कर सकते? रूही की बात सुनकर वीर उससे पूछता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके आर्किटेक्चर्स के क्रिस्टल मटेरियल बहुत ज़्यादा यूनिक हैं। ये न सिर्फ टफ हैं, पर एक बार ब्लास्ट होने के बाद ये एक्सपैंड होना भी शुरू हो जाएगा और उस समय इंटरनल स्पेस पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्सकेवेशन का काम और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। रूही वीर को बताती और फिर पानी पीने के लिए कुछ देर का पॉज लेती है। लेकिन असली प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स दोनों ही हैं, इसीलिए आज नहीं तो कल एंट्रेंस को लोकेट तो कर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइजर रूइन अभी भी काम करता रहता है तो कल एंट्रेंस को लोकेट कर ही लिया जाएगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइजर रूइन अभी भी काम करता रहता है तब ये वाकई में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साबित होगा। पानी पीने के बाद रूही वीर को बताना कंटिन्यू रखती है और रूही की बात सुनकर वीर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लेकिन वीर अभी ये पूछने ही वाला था कि वहां पर किस तरह का चैलेंज हो सकता है कि तभी अचानक से उसे एक धमाके की आवाज़ सुनाई देती है और उसका ध्यान स्क्रीन पर चला जाता है। फील्ड की लाइव रिकॉर्डिंग्स देखते हुए वीर नोटिस करता है कि मुट्ठी के साइज का एक लाल रंग का क्रिस्टल की दीवार के बगल में तैर रहा था और क्रिस्टल की दीवार के बगल में तैरता हुआ वो क्रिस्टल 2 बार लाल रंग की लाइट के साथ ब्लिंक करता है और फिर कुछ बहुत ही अजीब सा होने लगता है। लाल रंग का वो क्रिस्टल जल्दी से एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है और अपना फॉर्म बदलता हुआ उसी डिवाइस में बदल जाता है जैसे कि वहां का फील्ड वर्क करता हुआ मल्टीफंक्शन एक्सकेवेटर था। और खुद को उसी व्हीकल में बदलने के बाद वो क्रिस्टल तेजी से ओरिजिनल एक्सकेवेटर की तरफ बढ़ने लगता है और बैंग बैंग, पलक झपकते ही केवल 2 ही ब्लोज में उस क्रिस्टल एक्सकेवेटर ने ओरिजिनल एक्सकेवेटर को ढेर कर दिया था, जिसके बाद वो क्रिस्टल व्हीकल एक्सकेवेशन टीम की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही वॉर मशीन डिपार्टमेंट के सोल्जर्स जल्दी से अपनी अपनी वॉर मशीन्स ऑन करते हैं और उस क्रिस्टल एक्सकेवेटर पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि वो लोग आर्किटेक्चर को डैमेज नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग बहुत बड़े हथियारों को इस्तेमाल करने से खुद को रोक रहे थे और यही वजह थी कि वो सब लोग अपने हाथ में लेजर गन्स और तलवार लिए उस क्रिस्टल एक्सकेवेटर पर अटैक कर रहे थे। लकीली लाल रंग के उस क्रिस्टल ने बस मल्टीफंक्शन एक्सकेवेटर की ही नकल उतारी थी।
और यही वजह थी कि वो जल्द ही टुकड़ों टुकड़ों में बदलकर लाल रंग के लिक्विड में बदलने के बाद वहां से भाप बनकर उड़ गया था। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है। ये क्रिस्टलाइजर रूइंस अभी भी ऑपरेट कर रहा है। मुझे डर है कि ये टास्क इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होगा। अपने चेहरे पर सैड सी स्माइल के साथ रूही वीर से कहती है। पर यह है क्या? स्क्रीन पर अभी अभी देखे गए नज़ारे से वीर इतना ज़्यादा शॉक था कि शॉक के मारे उसकी आंखें और मुंह खुला रह गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। ये क्रिस्टलाइजर का डिफेंस क्रिस्टल है। पृथ्वी ग्रह की कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ इसे एक सिम्युलेटिंग क्रिस्टल बुलाते हैं। एक बार अगर ये किसी को स्कैन करता है तब ये किसी भी चीज़ की नकल कर सकता है, यहाँ तक कि मैकेनिक्स और एलियंस तक की भी। लेकिन उसका टेक्सचर फिर भी सेम लाल रंग के क्रिस्टल की ही तरह रहेगा, इसीलिए वो सिमुलेशन पूरा नहीं हो पाता है। रूही वीर को समझाती है और रूही की बात समझते हुए वीर अपना सर हिलाता है। क्या कमाल की सिविलाइजेशन है। रूही से क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन के बारे में जानने के बाद वीर उनकी सिविलाइजेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ, बहुत कमाल की भी है और बहुत खतरनाक भी। वहाँ पर बहुत सी जानलेवा क्रिस्टलाइजर टेक्नोलॉजीज थीं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया भी नहीं है। रूही अभी बोल ही रही थी कि तभी हमें मिल गया, हमें एंट्रेंस मिल गया। अचानक से ही वीर और रूही को लाइव रिकॉर्डिंग पर एक सरप्राइजिंग आवाज सुनाई देती है और रूही की बात बीच में ही पॉज हो जाती है। वीर और रूही जल्दी से उस फुटेज को देखते हैं और उन्हें नजर आता है कि एकांश बत्रा और बहुत से प्रोफेसर्स एक एक्सकेवेटेड आर्किटेक्चर के सामने खड़े हुए थे और बहुत ही ज्यादा सरप्राइज के साथ अंदर देख रहे थे। लगता है सब कुछ स्मूथली ही चल रहा है। आई जस्ट होप कि हम जल्द से जल्द उस ट्रेजर को लोकेट कर लें। एकांत बत्रा और बाकी प्रोफेसर्स की बात सुनकर रूही थोड़ा रिलैक्स्ड फील करने लगती है, लेकिन फिर अगले ही पल में अचानक से ही उन लोगों की स्क्रीन में नजर आने वाली होलोग्राफिक इमेज गायब हो जाती है, जिसे देखकर रूही काफी ज्यादा घबरा जाती है। रूही जल्दी से ब्लूटूथ कॉम लिंक का इस्तेमाल करके एकांत बत्रा और बाकी सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अचानक से ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो जल्दी से स्पेसशिप के सभी ऑफिसर्स को बुलाती है। कम्युनिकेशंस टीम फील्ड पर मौजूद लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो सब के सब ऐसे पूरी तरह से आउट ऑफ टच हो गए थे जैसे कि वो सब खत्म हो चुके हों। वैसे भी डफने में बहुत ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसीलिए कुक हाउस तक को भी ले लिया गया था। मेडिकल टीम, रिपेयर टीम और कुक हाउस तक को मिलाकर इस समय डफने में 40 से भी कम लोग थे। कोई भी कम्युनिकेशंस अवेलेबल नहीं थी और लोगों को राडार के थ्रू सरफेस पर छूटे हुए कुछ इक्विपमेंट्स नजर आ रहे थे। सभी इंसान जैसे गायब से हो गए थे और अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कैप्टन, क्या हमें वापस जाकर रीइंफोर्समेंट बुलानी चाहिए? एक ऑफिसर थोड़ा हिचकिचाता हुआ रूही से पूछता है, जो इस समय ऑलरेडी काफी ज्यादा टेंस थी। नहीं, पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि यहां पर हो क्या रहा है। अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए रूही उस ऑफिसर से कहती है। क्रिस्टलाइजर सिविलाइजेशन में से बहुत से टॉप एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स इस समय फील्ड में थे। अगर वो लोग ऐसे ही बिना किसी वजह के ही गायब हो गए तो ये जाने बिना कि वहां पर चल क्या रहा है, अगर रूही वापस लौट जाती है तो फिर उसे बहुत ही बुरा सेक्शन रिसीव होगा। ये भी हो सकता है कि उसे मिलिट्री कोर्ट तक में भेज दिया जाए। इसके अलावा एकांश बत्रा समेत बहुत से ऑफिसर्स और सोल्जर्स भी इस समय एक प्लैनेट में थे और यही वजह थी कि एक बार ये जाने बगैर कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, रूही वापस नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वॉर मशीन में रुकने वाले वो बहुत से लोग ज्यादातर बस नॉन कॉम्पिटेंट्स थे, जिसमें शिप ऑपरेशन, मेडिसिन और कुकीज के इंचार्ज भी शामिल थे। वहां पर बहुत ही कम लोग थे जिन्हें इस समय डिप्लॉय किया जा सकता था। मुझे 5 ऐसे सोल्जर्स चाहिए जो कि वॉर मशीन के ऑपरेशन में बहुत अच्छे से हो। वो 5 सोल्जर्स फील्ड में मुझे फॉलो करेंगे ताकि ये पता लगाने की कोशिश कर सकूं
कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है। अपने पास मौजूदा सभी टैलेंट्स को रिव्यू करने के बाद वीर दांत भींचते हुए कहता है, वॉर मशीन में तो मैं भी अच्छा हूं कैप्टन, मैं भी आपके साथ चलूंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। रूही की बात सुनकर वीर उससे कहता है और वीर की बात सुनकर रूही हाँ में सर हिलाकर उसे परमिशन दे देती है। वैसे भी इस समय रूही को जितनी ज्यादा मदद मिले उतना ही अच्छा है, और अगर वीर साथ रहेगा तो रूही के लिए आसानी ही होगी, क्योंकि रूही वीर और उसके एडवेंचर्स के बारे में अच्छे से जानती थी और ये भी जानती थी कि वीर वॉर मशीन में कितना ज्यादा अच्छा है। और जाहिर सी बात थी, वीर भी स्पेसशिप में नहीं रह सकता था, वो भी तब जब रूही अपनी जान जोखिम में डालने शिप से बाहर आ रही हो। इसके अलावा वीर खुद भी जानना चाहता था कि आखिर क्यों उसका 9 लाइफ कैट का पेंडेंट क्रिस्टलाइजर रूइन पर आते ही इस तरह से चमकने लगता है। कैप्टन, मैं आपको वहां पर अकेले नहीं जाने दे सकता, आप गार्ड्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। गार्ड्स का लीडर सत्या आजाद अपनी जगह पर खड़े होकर शिप से बाहर जा रही रूही को सल्यूट करते हुए उससे कहता है। वो सभी गार्ड्स कॉम्पिटेंट्स थे जो इस समय डफने में रह गए थे। कैप्टन, मुझे उस टीम को लीड करने दीजिए। डफने स्पेसशिप में बचे इकलौते सरपासर नचिकेत रेड्डी रूही चौहान से कहते हैं। नहीं क्वार्टर मास्टर, आपको यहीं डफने में ही रुकना चाहिए, यह हमारा बेस है। अगर शिप में कुछ भी गलत हो जाता है तो अगर हम सबको वापस ले भी जाएंगे तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। उस समय सभी मौत का सामना करेंगे। इसके अलावा मैं बस वहां पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही हूं, और हाँ, डोंट वरी, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। नाचिकेत रेड्डी की बात सुनकर रूही उनसे कहती है और फिर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कुछ मिनट तक सोच में पड़ जाती है। सत्या, तो मेरे साथ चलने के लिए अपने 4 सोल्जर्स चूज करो जो वॉर मशीन चलाने में भी अच्छे हों, और तुम भी मेरे साथ आओ, बाकी की टीम यहीं शिप पर रहेगी। कुछ देर तक सोचने के बाद रूही सत्य आजाद से कहती है और रूही की बात सुनकर सत्य आजाद हाँ में सर हिलाता है। जी कैप्टन। सत्य आजाद रूही से कहता है और अपने 4 सोल्जर्स बुलाकर उन्हें रूही चौहान को रिपोर्ट करने के लिए कहता है। रूही चौहान सबको अपनी अपनी वॉर मशीन्स प्रिपेयर करने के लिए कहती है और फिर वीर की तरफ देखती है। तुम भी जाकर अपनी प्रिपरेशन कर लो। थोड़ा हिचकते हुए रूही वीर से कहती है। आफ्टर ऑल, रूही के लिए सबके सामने वीर के साथ फॉर्मल रहना थोड़ा अजीब था। जी कैप्टन। वीर रूही को जवाब में कहता है और अपनी वॉर मशीन लेने के लिए चला जाता है। सारी तैयारियां हो जाने के बाद वो सातों के सातों जल्दी से स्पेसशिप से बाहर निकलकर एक फील्ड ट्रक में बैठते हैं और एक्सकेवेशन साइट की तरफ जाने लगते हैं। क्योंकि एक्सकेवेशन साइट स्पेसशिप से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उन सभी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बस आधे घंटे का ही समय लगा। फील्ड ट्रक से बाहर की तरफ देखते हुए वो सभी नोटिस करते हैं कि सभी तरह के इक्विपमेंट्स अभी भी वैसे के वैसे ही हैं और किसी भी इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और न ही वहां पर किसी भी तरह की लड़ाई का कोई एविडेंस था। अगर कोई चीज टूटी थी तो वो था मल्टीफंक्शन एक्सकवेटर। जमीन पर या आसपास कहीं पर भी खून के निशान न देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। भले इस समय बाकी सब लोग मिसिंग हों, लेकिन एटलीस्ट इस बात की सभी को राहत थी कि कम से कम उन सभी लोगों पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ है। अब क्योंकि फील्ड ट्रक साइट में और ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती थी, इसीलिए रूही ने 2 सोल्जर्स को वहीं ट्रक में ही रहने के लिए कहा और वह खुद सत्य आजाद, वीर और 2 और गार्ड्स को अपने साथ लेकर ट्रक से अपनी अपनी वॉर मशीन्स को नीचे ले जाते हुए एंट्रेंस की तरफ जाने लगते हैं। ऑर्डर्स मेंटेन करते रहना, स्कैन डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कम्युनिकेशंस अच्छे हैं। वॉर मशीन्स में सभी तरह की इंफॉर्मेशन फ्लैश होना शुरू हो जाती है, कुछ ट्रक से भेजी हुई और कुछ डफने स्पेसशिप से। उनकी वॉर मशीन्स भी डेटा वापस से ट्रांसमिट कर रही थी।
हालांकि हर कोई इस समय काफी ज्यादा सतर्क था, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ था जैसा कि उन्हें होने की उम्मीद थी। और यही वजह थी कि बिना किसी परेशानी के वो सब के सब उस एंट्रेंस तक पहुंच गए जिसे प्रोफेसर्स ने ढूंढा था। प्रोफेसर्स का ढूंढा हुआ वो एंट्रेंस दरअसल 100 फीट लंबा काले रंग के क्रिस्टल का एक गेट था, जो कि बहुत से कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न से डेकोरेटेड था। उस पैटर्न में बहुत से डॉट्स और सर्कल्स और लाइंस तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ ट्रायंगुलर शेप्स भी थे। उन्हें किस तरह से साथ में रखा जा सकता है, इसको लेकर कोई भी ऑब्वियस रूल्स नहीं थे। देखने में किसी मैकेनिकल क्लॉक के नट्स के जैसे लग रहे थे वो पैटर्न्स, काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहे थे। इस पॉइंट पर काले रंग के क्रिस्टल का गेट ऑलरेडी पूरी तरह से खुला हुआ था। एक वन मैन वॉर मशीन तो आसानी से पास हो सकती थी, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स उसके अंदर नहीं जा सकती थीं। कैप्टन, क्या हमें अंदर जाकर एक बार देखना चाहिए? सत्य आजाद रूही चौहान से पूछता है, और सत्य आजाद की बात सुनकर रूही चौहान कोई जवाब नहीं देती है, पर हैरानी के साथ अपने सामने मौजूद काले रंग के गेट को देखने लगती है। वीर, मैं इन लोगों को ले जाकर एक बार नीचे देखने जा रही हूं, तुम यहीं पर रहो। प्राइवेट चैनल का इस्तेमाल करते हुए रूही जल्दी से वीर से कहती है, और रूही की बात सुनकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों क्यों क्या हुआ? वीर समझ गया था कि रूही ने जरूर ही कुछ नोटिस किया है, नहीं तो वो उससे ऐसा नहीं कहती। ये किसी क्रिस्टलाइजर रॉयल्टीज के रूइन हैं, और ये अभी भी रन कर रही है। नीचे की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें क्रिस्टलाइजर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि तुम कुछ डेंजरस ट्रैप्स को ट्रिगर कर दो, इसलिए तुम बस यहीं पर रहना, रूही वीर से कहती है। और रूही की बात सुनकर वीर सोच में पड़ जाता है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। रूही की बातों पर गौर करते हुए वीर उससे कहता है, और वीर की बात सुनकर रूही एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये एक ऑर्डर है वीर। वीर की बात सुनकर रूही काफी ज्यादा सीरियसली उससे कहती है, तुम्हारा ऑर्डर मेरे ऊपर वैलिड नहीं है। वीर बहुत ही सॉफ्टली रूही से कहता है, और वीर की बात सुनकर रूही उससे कुछ और कहने के लिए जा ही रही थी कि तभी अचानक से उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। फील्ड ट्रक से चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब के सब जल्दी से उस फील्ड ट्रक की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, और उन्हें नजर आता है कि ट्रक में मौजूद दोनों सोल्जर्स तेजी से अपने अपने वॉर मशीन्स की तरफ बढ़ते हुए फील्ड ट्रक से बाहर भाग रहे थे। क्या हो गया? क्या हुआ है? प्लीज रिपोर्ट करो, प्लीज रिपोर्ट करो। ब्लूटूथ कॉम लिंक के जरिए सत्या आजाद अपने सोल्जर्स से पूछते हुए ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वहां पर हुआ क्या है, लेकिन दूसरी तरफ से उसे बस करंट का शोर ही सुनाई देता है। वीर जल्दी से अपना ब्लूटूथ कॉम लिंक चेक करता है, और उसे रियलाइज होता है कि उसकी वॉर मशीन ने डफने तक के अपने सारे के सारे कम्युनिकेशंस खो दिए थे। सिस्टम पूरी तरह से डाउन हो चुका था। ऑर्डर को ऐसे ही मेंटेन रखो, हम जाकर चेक करते हैं। वीर और बाकी सबकी तरह रूही भी नोटिस करती है कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं, और फिर वो बाकी टीम से कहती है। टीम जल्दी से उन दोनों सोल्जर्स की वॉर मशीन्स को अप्रोच करती है, लेकिन इससे पहले कि वीर या कोई और उन लोगों से पूछ पाता कि वहां पर क्या हुआ है, जवाब उन सभी को ऑलरेडी पता चल गया था। उन दोनों सोल्जर्स के पीछे बहुत से मुट्ठी के साइज के क्रिस्टल अपने लाल रंग के लाइट बल्ब्स के साथ हवा में तैर रहे थे। एक नजर में ही किसी के लिए भी यह बताना पॉसिबल नहीं था कि वहां पर टोटल कितने क्रिस्टल मौजूद थे, लेकिन एक बात तो तय थी कि वो कम से कम सैकड़ों या हजारों क्रिस्टल्स तो होंगे ही। सिम्युलेटिंग क्रिस्टल, लेकिन ये इतने सारे कैसे? अपने सामने इतने सारे सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स को देखकर हर एक इंसान इस समय इतना ज्यादा शॉक्ड था कि शॉक के मारे सभी की आंखें और मुंह खुले रह गए थे। अब उन्हें समझ में आया कि क्यों अचानक से उन दोनों सोल्जर्स ने इस तरह से भागना शुरू कर दिया था। आफ्टर ऑल वो दोनों सोल्जर्स तो क्या, किसी ने भी अगर अपने सामने इतने सारे सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स को देखा होता तो वो भी वही करता जो उन दोनों सोल्जर्स ने किया था। वीर ने पहले ही ये विटनेस किया था कि एक सिम्युलेटिंग क्रिस्टल कितना ज्यादा पावरफुल होता है, और जब तक वो किसी भी चीज को स्कैन करता है वो खुद को एग्जैक्ट उसी चीज में बदल लेता है। तो ऐसे में अगर ये हजारों सैकड़ों सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स वॉर मशीन्स या फील्ड ट्रक्स को स्कैन करते हैं
तो उन व्हीकल्स का सामना करते हुए वो सब के सब तुरंत ही मारे जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत से सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स अपनी तादाद बढ़ाते हुए उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। किसी के लिए भी यह बता पाना पॉसिबल नहीं था कि इस समय वहां पर टोटल कितने सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स होंगे। पीछे हटो, रूइन के अंदर चलो सब। फाइनली रूही चौहान को समझ में आ गया था कि एक्सपर्ट पैनल के सभी लोग अचानक से कहां चले गए हैं, और यही वजह थी कि सिचुएशन को देखते हुए रूही को भी उन्हीं का ऑप्शन रिप से करीबी सिम्युलेटिंग क्रिस्टल्स ने ऑलरेडी उन दोनों सोल्जर्स का पीछा करना शुरू कर दिया था। लाल रंग के फ्लैश के साथ वो क्रिस्टल्स किसी कैमरा की तरह उनकी वॉर मशीन्स पर फ्लैश करते हैं और पलक झपकते ही उसी स्टाइल के लाल रंग की क्रिस्टल वॉर मशीन में बदल जाते हैं। फिर जल्दी से लैंड करते हुए और उन दोनों सोल्जर्स का पीछा करते हुए और ज्यादा से ज्यादा सिम्युलेटिंग क्रिस्टल वॉर मशीन्स का रूप लेकर बाकी के सिम्युलेटिंग क्रिस्टल के साथ मिलकर उन सोल्जर्स का पीछा करने लगते हैं। अपने दोनों साथियों को बचाने के लिए सत्या आजाद चाहकर भी अपने लेजर गन्स निकालकर उनसे उन लाल रंग की क्रिस्टल वॉर मशीन्स पर अटैक किए बिना रह नहीं पाते हैं। नहीं, रुको, रूही चौहान चिल्लाई, लेकिन रूही के लिए सत्या आजाद को रोकने में बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। सत्या आजाद के शॉट ने लाल रंग के एक क्रिस्टल की वॉर मशीन में एक बड़ा सा छेद कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सभी लाल रंग के क्रिस्टल की वॉर मशीन्स अपनी अपनी लेजर गन्स निकालकर सत्या आजाद और बाकी सबके डायरेक्शन की तरफ अटैक करना शुरू कर देती हैं, और फिर बूम बूम क्रिस्टल्स के सबसे ज्यादा करीब उन दोनों सोल्जर्स की वॉर मशीन्स तुरंत ही एक्सप्लोड होकर चलते हुए लोहे के टुकड़े में बदल जाती हैं, जबकि लाल रंग की क्रिस्टल की वॉर मशीन्स अभी भी उनकी तरफ शूट कर रही थीं। जल्दी से रूइन के अंदर चलो। काले रंग के क्रिस्टल के गेट के अंदर जाने के लिए वीर अपनी वॉर मशीन ऑपरेट करते हुए सबसे कहता है, और वीर की बात सुनकर रूही भी उसकी बात से अग्री करती है। रूइन के अंदर चलो, जल्दी जल्दी सब रूइन के अंदर चलो। वीर को फॉलो करते हुए रूही चौहान बहुत ही साफ आवाज में सबको ऑर्डर देती है। सत्या आजाद, जिसकी आंखें इस समय गुस्से से लाल हो गई थीं, वो भी अपने दांत भींचते हुए अपने बाकी के दोनों सोल्जर्स को रूइन के अंदर जाने का ऑर्डर देता है और खुद उन सभी को कवर करते हुए सबसे आखिरी में अंदर जाने का डिसीजन लेता, और फिर बॉम। रूही चौहान और वीर बस अभी काले रंग के क्रिस्टल के उस गेट के अंदर घुसे ही थे कि तभी अचानक से उन्हें एक तेज आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उनके कदम अपनी अपनी जगह पर वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वीर, रूही और बाकी के दोनों सोल्जर्स तुरंत ही पीछे पलट कर देखते हैं। हालांकि ये बात और थी कि पीछे पलट कर देखने के बाद जो नज़ारा उन लोगों की आंखों के सामने उन्हें नजर आता है, उसे देखकर शौक के मारे उन सभी की आंखें खुली रह जाती हैं। वीर, रूही और बाकी दोनों सोल्जर्स देखते हैं कि सत्या आजाद की वॉर मशीन ऑलरेडी एक्सप्लोड हो गई है, और वो तेज आवाज जो उन सभी को सुनाई दी थी वो उसी एक्सप्लोजन की थी।